नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या दुनिया में छिड़ने वाले दोनों महायुद्धों की तारीखों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे वैश्विक नेताओं से 1-to-1 यानी गोपनीय मुलाकातों और उनके वैश्विक दौरों के बीच कोई गुप्त कूटनीतिक कनेक्शन है? सोशल मीडिया से लेकर पश्चिमी मीडिया के गलियारों में आज यह सवाल गूंज रहा है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि रूस और यूक्रेन के बीच महासंग्राम शुरू होने के ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक रातों रात दिल्ली आते हैं, अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा हवाई सफर में बिताकर प्रधानमंत्री मोदी से चंद घंटों की बेहद गुप्त और मैराथन बैठक करते हैं और उसके कुछ ही समय बाद रूस यूक्रेन युद्ध भड़क जाता है। और ठीक ऐसा ही अकल्पनीय संयोग अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने साक्षात देखा, जब फरवरी 2026 के अंतिम हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जेरूसलम पहुंचते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी पर मुहर लगाते हैं और उनके भारत वापस लौटते ही यानी ठीक 48 घंटे के भीतर 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर एक भयंकर सैन्य हमला बोल देते हैं, जिसके बाद समूचा मध्य पूर्व खाड़ी युद्ध की भीषण आग में झुलस जाता है। आखिर इन दोनों महायुद्धों के ठीक पहले मोदी की कूटनीतिक मौजूदगी के पीछे भारत की कौन सी गुप्त रणनीति छिपी है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस 6 दिसंबर 2026 के ऐतिहासिक दिन की, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक बिजली की गति वाली स्पीड ट्रिप पर भारत लैंड करते हैं। वे सिर्फ कुछ घंटों के लिए दिल्ली में रुके, जहां हैदराबाद हाउस के बंद कमरों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बिना किसी सलाहकारों के 1-to-1 यानी सीधी और अति गोपनीय बातचीत होती है। और रणनीतिकारों का मानना है कि पुतिन ने यूक्रेन पर होने वाले उस निर्णायक एक्शन का पूरा इनसाइड ब्लूप्रिंट और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर की क्रोनोलॉजी पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा कर दी थी, ताकि वैश्विक मंदी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चक्रव्यूह के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की जरूरतों को अभेद्य बनाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठा सके। और ठीक यही टाइमलाइन अभी हाल ही में दोहराई गई, जब 25 और 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर थे। पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक्स जैसे कि गेटवे हाउस की रिपोर्ट्स साफ गवाही देती हैं कि मोदी के जेरूसलम से उड़ान भरते ही ठीक 2 दिन बाद इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोअरिंग लायन को हरी झंडी दे दी। हालांकि मार्च 2026 में भारत में इजराइल के राजदूत ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्टीकरण दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को इस सैन्य हमले की पूर्व योजना की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कूटनीति के जानकार अच्छी तरह जानते हैं कि जब वैश्विक महाशक्तियां कोई इतना बड़ा और युगांतकारी सैन्य कदम उठाने जा रही होती हैं, तो वे भारत जैसे वैश्विक मित्र और विश्व गुरु की साख रखने वाले नेतृत्व को पहले ही भरोसे में ले लेती हैं, ताकि युद्ध की विभीषिका के बीच वैश्विक सप्लाई चेन को टूटने से बचाया जा सके। तो अब सबसे बड़ा और विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या वाकई इन दोनों महायुद्धों के पीछे मोदी का कोई रणनीतिक ट्रिगर काम कर रहा था? वैश्विक कूटनीति का सर्वमान्य नियम तो यही कहता है कि भारत कभी युद्ध भड़काने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भारत की नीति हमेशा राष्ट्र प्रथम के साथ साथ विश्व शांति की रही है। कुछ रणनीतिक विश्लेषक मोदी और नेतन्याहू दोनों को काफी पहुंचे हुए और शरारती विश्व नेता मानते हैं। एक धारणा यह भी है कि एक तरफ तो अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पाकिस्तान के साथ लंबे युद्ध में उलझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन भारत उसके जाल में नहीं फंसा। दूसरी तरफ इजराइल दशकों से अमेरिका को ईरान और उसके सहयोगियों के साथ निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए उकसा रहा था। और कुल मिलाकर दोनों नेताओं ने आखिरकार अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में ऐसा उलझा दिया
कि अब इज्जत के साथ उससे बाहर निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों नेता दीर्घकालिक भू राजनीतिक खेल को समझने वाले अत्यंत कुशल रणनीतिकार हैं। जाहिर है कि इजराइल की सैन्य तैयारी महीनों पहले से चल रही होगी और मोदी का दौरा उसी कालखंड में हुआ। लेकिन कूटनीति की दुनिया में टाइमिंग अक्सर संदेश देती है, इसलिए सवाल युद्ध शुरू करवाने का नहीं बल्कि युद्ध से पहले होने वाली रणनीतिक तैयारी का है। इन दोनों घटनाओं का या गोपनीय मुलाकातों के पीछे भारत का असली हित यही था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के डीप स्टेट द्वारा रचे जा रहे अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह से न्यू इंडिया के आर्थिक और सामरिक हितों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके। पुतिन की उस गुप्त मुलाकात का ही नतीजा था कि यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों को अंगूठा दिखाते हुए रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा, जिससे देश के करोड़ों नागरिकों को भयंकर मंदी और महंगाई से बचा लिया गया। दूसरी तरफ रूस भी कम फायदे में नहीं रहा। युद्ध के दौरान भारत को बड़ी मात्रा में तेल बेचकर उसने बड़े पैमाने पर नगद कमाई की और इजराइल दौरे का असली मास्टर स्ट्रोक यह था कि खाड़ी युद्ध की आग भड़कने से पहले ही भारत ने मध्य पूर्व में फंसे अपने लाखों प्रवासी भाइयों की सुरक्षा और IMEC कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के रणनीतिक रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों घटनाओं में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है। चाहे रूस यूक्रेन संघर्ष हो या मध्य पूर्व का मौजूदा संकट, दोनों मामलों में भारत ने किसी एक पक्ष की कठपुतली बनने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही कारण है कि रूस, अमेरिका, इजराइल, अरब देश और यूरोप सभी भारत से संवाद बनाए रखना चाहते हैं। कूटनीति की दुनिया में वास्तविक शक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो, बल्कि वही होती है जिसके साथ सभी पक्ष संवाद बनाए रखना चाहते हैं। ये समस्त घटनाक्रम साफ गवाही दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इन युद्धों के ट्रिगर नहीं बल्कि भावी संकट के बीच दुनिया के इकलौते और सर्वमान्य संकट मोचक और मध्यस्थ बनकर उभरे, जिन्हें विश्वास में लिए बिना बड़ी से बड़ी महाशक्तियां अगला कदम नहीं उठाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे बदलते वैश्विक समीकरण में मोदी, पुतिन, नेतन्याहू और ट्रंप जैसे नेताओं का नाम बार बार एक ही भू राजनीतिक फ्रेम में दिखाई देता है। वैसे दोनों महायुद्धों और इसमें भारत एवं मोदी की भूमिका को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या धारणा है? क्या पुतिन के दिल्ली दौरे और मोदी के इजराइल दौरे की यह टाइमलाइन महज एक राजनीतिक संयोग थी या फिर इसके पीछे न्यू इंडिया की कोई कूटनीति छिपी थी? क्या खाड़ी युद्ध की आग के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता ने देश का कद बढ़ाया है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।